हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का दूसरा अध्याय असल धन की पाठ की व्याख्या करेंगे। इस पाठ के लेखक जो हैं अबराद मोहसिन व कमरान मोहसिन जी हैं। इस कविता में एक कविता है असल धन के महत्व को बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जब बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाता है, यानी कि बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत उपलब्धियां कमा लेता है, तो उसमें जो है वो घमंडी स्वभाव का हो जाता है। वो किसी की एक नहीं सुनता या फिर अपने आप को सबसे ऊंचा दर्जा समझता है। तो इस पाठ में उसी विषय पे एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि चाहे कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाओ, लेकिन अपने अस्तित्व को, अपने जो मेन जो अपने दर्जा है, उसे कभी मत भूलो। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम इस पाठ को। असल धन। बात बहुत दिनों की है। ईरान में किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ के ऊन के बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। आप सोच सकते हो कि कोई व्यक्ति कितना गरीब है कि उसे खाने के लिए तीनों टाइम भोजन नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। इतनी गरीबी की स्थिति में एक चरवाहा था। चरवाहा अर्थात जो भेड़ बकरियों को चढ़ाता है ना, घुमाता है, उसे खिलाता पिलाता है, उसे ही चरवाहा कहते हैं। किंतु ये जो चरवाहा था, वो गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका मुख्य कारण था उसके गुण थे। अब सोचो, कोई व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर भी उसे पूरे गांव का लोग उसे सम्मान करता है, तो आखिर कुछ तो विशेषता उसमें होगी। और वो उसकी विशेषता थी उसके गुण, उसके व्यवहार। ठीक है, वो बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह अपनी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। तो इस तरह से वो सब लोग उसका सम्मान करते थे, क्योंकि कुछ न रहते हुए भी सिर्फ एक चीज़ उसके पास थी, और वो क्या थी? उसकी बुद्धि, उसके गुण थे। उसकी बुद्धि जो थी वो उसका सबसे बड़ा गुण था, सबसे बड़ा हथियार था, जिसने सबको अपनी तरफ खींच रखा था। एक से एक कठिन परेशानियों को, कठिन समस्याओं का भी वो समाधान चुटकी में कर देता था। वह केवल एक सभी लोग यही कहते थे कि दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर उसके पास ना हो। तो बच्चों, आप अपने पुस्तक में जो चित्र दिए हैं उसी से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना गरीब था ये दारा। ठीक है, कितनी, जिसके पास आप कपड़े भी देख रहे हो जहाँ तहाँ फटे चिटे, फिर पुराने, बहुत ही एकदम साधारण तरीके से रहने वाला, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। ठीक है, और लेकिन वो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था, और वो उसकी खास चीज़ थी उसकी बुद्धिमानी। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसे कि दारा सुलझा ना सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा कोई नहीं था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक पहुंच गई। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उसके एक दूत को भेजकर और इस समस्या के बाद में बताई। दारों से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दारा ने तुरंत समस्या को सुलझा दिया, और वह उसे अपनी समझदारी से ही शाह उसकी समझदारी को देखकर जो शाह था वो दंग रह गया। उसने मन में कहा कि यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है।
ऐसी सूझबूझ रखने का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास होनी चाहिए। और इस तरह से कह के क्या होता है कि ईरान का जो शाह था वो उसे दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुरा कर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे ताकि वह राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आँखों पर। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम हो उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। क्यों ऐसी थी? क्योंकि उसकी इतनी बुद्धिमानी थी, इतनी अच्छी विशेषता बुद्धि जो थी वो राजा को पसंद आती थी और वो सही सलाह भी देता था। तो राजा जो था उसके को अपना एकदम खास व्यक्ति बना लिया। और जैसे जैसे दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके प्रति जलन बढ़ती गई। वे समय पे क्या करते थे कि राजा से उसकी शिकायत भी करती थी। वे आपस में कुछ इस प्रकार से बातें करते थे कि यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है शाह हमें पूछता भी नहीं, हमें तो इससे कोई गुण दिखाई नहीं देता। सभी मतलब जो उसके पुराने जो सैनिक थे, उनके पुराने जो उसकी सलाहकार थे, वे सब उसकी इससे जलने लगे थे। दरबारी उसके खिलाफ शाह को कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। मैं समझता हूँ कि तुम दारा से जलते हो, इससे अच्छा तो यह होगा कि तुम अपने अंदर दारा जैसे गुण पैदा करें। इस तरह राजा भी अपने सारे व्यक्तियों को डांट देता था दारा के लिए, क्योंकि उसमें दारा में जो है राजा शाह को उसकी सही जो चीज़ थी उसे झलकती थी, उसे दिखाई पड़ती थी, जिसकी ज़रूरत शाह को थी। किंतु क्या था कि सभी उससे इतना जलते थे कि उसे किसी भी तरह राजा से दूर करना चाहते थे। वे उन्हें ऐसा लगता था कि दारा उनका सारी जो है उनकी जगह को हथिया लिया है। इस तरह से वे सोचा करते थे। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, अच्छे लोगों से कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो। इस तरह राजा उन सभी व्यक्तियों को कहकर भगा देता था। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता चला गया। शाह ने उसे बहुत सारा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। अब ये सुनकर दारा आश्चर्यचकित हो गया। दारा के मन में धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा क्या दोष है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अराजकता फैली हुई है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं, जान माल सुरक्षित नहीं, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। उसने वहाँ पहुँचते ही प्रांत की हालत सुधरने लगी। स्वयं वहाँ हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछ कर समस्याओं को सुझाव करने लगा, सुधारने लगा। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता, दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई, लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। अब आप समझे कि क्यों इतना वो अच्छा था,
क्योंकि वो सही न्याय करता था, सही बुद्धि से, सही समझदारी के साथ किसी भी समस्या का हल निकालता था। और ये जो अच्छे गुण थे सभी को भा जाते थे और सभी उसको का अमल करने लगते थे। तो इस तरह दरबारी जो है उसकी उसकी सब बातें सुनकर शाह जो था बहुत खुश हुआ। दरबारी की और दरबारियों की लोगों की जलन और बढ़ने लगी। शाह ने कान भरने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगे। दरबारी दारा प्रांत के अनेक स्थानों पर दौरे पर घोड़े पर सवार होकर जाता था और दौरे पर जाते समय उसके साथ एक और घोड़ा भी जाता था। मतलब 2 घोड़े उसके साथ रहते थे। एक जिसकी पीठ पर वह बड़ा सा बक्सा रखता था और बक्से में के बिना दारा कहीं भी नहीं जाता था, और दूसरे जो घोड़े पर था वो खुद सवार रहता था। दरबारी को एक अवसर मिला। उन्होंने क्या किया कि उसके इस बात को देखकर उन्होंने कुछ योजना बनाई, दरबारी लोग। और उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात है कि ये दारा इस बक्से के साथ ही कहीं घूमता है। ज़रूर इसमें उसने कुछ बहुत ही कीमती धन को छुपा रखा होगा जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। सा उसने क्या सभी ने क्या किया, दारा को के बारे में इस बात को उन्होंने शाह से कहा। आप दारा को ईमानदार समझते हैं परंतु वह बेईमान है। शाह ने बिगड़ कर कहा, तुम मुझसे जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो, तुम मेरे कान नहीं भर सकते। वे बोले, हम कह नहीं रहे, आपको सबूत भी देंगे। उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता है उसके साथ एक बक्सा ले जाता है अपने साथ। हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने पूछा, हुजूर आपने कभी सोचा कि उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर वह बक्से में क्या रखता है। दरबारी बोला, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। वह प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं बल्कि ढोंगी है। और इस तरह से उन सभी ने राजा को अपने तरीके से समझाया। शाह की भी उलझन बढ़ी और उसने क्या किया कि दूध बेचकर राजा को दरबार में हाजिर होने को कहा। दारा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब सा लगा, परंतु वह राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आकर झुक गया। उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। दरबारियों ने उसे खचाखच भरा हुआ था। सबकी आंखें उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारे से करके मुस्कुरा रहे थे। दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाह बोला, दारा, हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश कर दिया। अब दारा तो और आश्चर्य में पड़ गया। वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। तब शाह ने क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? वह हमारा क्या दिया हुआ धन तेरे लिए क्या काफ़ी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? यह झूठ है। दारा ने नरमी से उत्तर दिया, मेरे पास ईमानदारी के सिवा कुछ भी नहीं है। शाह ने झल्लाकर कहा, तेरे इस बक्से में क्या है जो तू उसे अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुका कर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक सी आ गई। दरबारी सोचने लगे, अब आया असली समय और असली पता अब चलेगा। और दरबारियों ने के सामने उसने शाह ने जो है उस बक्से को खोलने का हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें जो हैं आश्चर्य में डूब गई। उसके अंदर भेड़ के ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहा पहना करते हैं। यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहन कर भेड़ चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड न पैदा हो। यही मेरा असल धन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। शाह बोला, धन्य है
यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। तो इस तरह से जो है दारा ने पूरे मतलब अपने राज्य साम्राज्य में अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। जो सैनिक थे, जो दरबारी थे, इससे जलते थे, दारा से जलते थे, इससे घृणा करते थे और इसमें तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे, वे खुद भी इस दारा के आगे झुक गए। और दारा के डर से नहीं, इसकी ईमानदारी के आगे, इसकी बुद्धिमानी के आगे इस सभी को झुकना पड़ा। तो ये था दारा का असल धन। और असल धन क्या होता है बच्चों, आपने समझा? असल धन वही है जो हमारे साथ हमेशा रहे और वो कभी उसे कोई भी छीन ना सके। आपके पास कितना भी पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, वो एक ना एक दिन आपसे छीन सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमानी जो है, आपके अच्छे गुण जो हैं, वो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसे सिर्फ आप ही अपने पास अच्छे से रख सकते हो। इसे किसी द्वारा छीना नहीं जा सकता है, कोई इसे मांग नहीं सकता। तो ये था इस पाठ में असल धन का महत्व। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस पाठ के जो शब्द हैं उसे भी आप अच्छे से समझ गए हो। असल धन, इन दो शब्दों का असली मतलब क्या है, असली क्या अर्थ है, इसे आप समझ गए होंगे कि असल धन का क्या अर्थ है इस पाठ में। तो इस तरह से इस पाठ की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।